आदमी ही नहीं, पानी के तेज बहाव में रिक्शे, ठेले और दूसरी चीजें भी बह गई। किनारे खड़े लोग डर और हैरानगी के साथ ये मंजर देखते रहे। अजमेर में मानसून की पहली बारिश ने सैलाब ला दिया। सड़कों पर पानी भर गया, बाजार में पानी भर गया और सरकारी दफ्तरों में खड़े होने की जगह नहीं बची। हालांकि बारिश ने अन्ना सागर झील के पास लोगों को मौज मस्ती करने का मौका भी दिया, लेकिन उनके लिए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई जिनके घरों में पानी घुस गया। कई घरों में सिलेंडर और दूसरी चीजें पानी में तैरती नजर आई। हैरान परेशान लोग करते भी तो क्या करते। बच्चे स्कूल के लिए निकले लेकिन वापस लौट आए। इस सैलाब में कार वाले तो किसी तरह निकल गए, लेकिन साइकिल नहीं चल पाई। बारिश ने अजमेर में आवाजाही पूरी तरह से ठप कर दी। बाजार में दुकानें बंद रही तो घरों में कैद लोग बारिश के रुकने की प्रार्थना करते रहे। स्कूल डूबी पूरी। गुजरात के वडोदरा में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में जुटी हैं, लेकिन इस बीच साबरकांठा में एक कार ड्राइवर की जान मुसीबत में फंस गई, क्योंकि जल्दी निकलने के चक्कर में उसने नदी के किनारे का रास्ता पकड़ लिया। ड्राइवर को पानी के बहाव का जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ दूर बाद ही कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। कार पानी की तेज धार के बीच हिचकोले खाने लगी और ऐसा लगा कि लहरें कार को बहा कर ले जाएंगी। लेकिन गनीमत यह रही कि इस दौरान कार बंद नहीं हुई और धीरे धीरे ड्राइवर कार को बाहर निकालने में कामयाब रहा। पानी के सामने ऐसी मनमानी ड्राइवर को भारी पड़ सकती थी, लेकिन साबरकांठा में दूसरी चुनौतियां भी खड़ी हैं। तेज बारिश की वजह से जगह जगह सड़कें धंस गई हैं, यहाँ तक कि हाईवे पर लंबे चौड़े गड्ढे बन गए हैं। वहाँ से गुजरने वाली कई गाड़ियां सड़क धंसने से फंस गई। मुश्किलें वडोदरा के लोगों के सामने भी कम नहीं है। इलाके में लगातार हो रही बारिश ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। हालात ये हैं कि एनडीआरएफ और सेना की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा। 200 से ज्यादा लोगों को बस्तियों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वडोदरा की गलियों और सड़कों में भी पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाना भी मुमकिन नहीं है। बारिश की वजह से कई ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं और स्कूल कॉलेज भी बंद हैं। सड़कों पर बोट चलाते हुए लोगों को पानी से निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन इस बीच 6 लोगों की मौत भी हो गई। वडोदरा की विश्वामित्र नदी में पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। आजवा बांध से पानी छोड़ा गया तो विश्वामित्र का पानी वडोदरा के नीचे इलाकों में भर गया। साथ ही नदी में रहने वाले जानवर भी चले आए। मगरमच्छ का एक बच्चा शहर के पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। विश्वामित्र नदी में भी उनका लेवल बढ़ रहा है, तो आज की रात अगर लेवल बढ़ेगा और विश्वामित्र नदी का पानी भी शहर में आ सकता है, तो मैंने अनुरोध किया है कि ये जो रिवर की बैंक और उस पर बसने वाले सभी लोगों को शिफ्ट होने के लिए अपील की है। वडोदरा में लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में प्रशासन भी मुस्तैदी से जुटा है, लेकिन इस आफत से निकलना लोगों के लिए भी आसान साबित नहीं हो रहा है। पानी से घिरी बस्तियों में सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और बच्चों को लेकर है और रेस्क्यू टीम के लिए भी उन्हें सुरक्षित निकालना एक बड़ी चुनौती है। तेज बारिश के बाद वडोदरा के एक इलाके में कमर तक पानी भर गया। एनडीआरएफ की टीम लोगों को वहां से निकालने में जुटी, लेकिन एक नवजात को वहां से कैसे सुरक्षित निकाला जाए, इसके लिए उन्हें जुगत लगानी पड़ी। 1.5 महीने की बच्ची को एक टब में कपड़ों के बीच रखा गया, फिर उसे सावधानी से सिर पर रखकर पानी पार कराया गया। इस दौरान ये मासूम आंखें बंद किए आराम से सोती रही, लेकिन पानी से होकर निकलने में बुजुर्गों को बड़ी परेशानी हुई। अपनी बुजुर्ग मां को एक बेटे ने कंधे पर लादकर सैलाब पार कराया। इसी तरह महिलाओं का हाथ पकड़कर मुश्किल हालात से उन्हें निकाला गया। वडोदरा में बारिश ने लोगों को जैसी मुसीबत में डाला है, उससे निकलना आसान नहीं है, लेकिन विपरीत हालात में भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है। एनडीआरएफ की टीम के साथ लोग चुनौतियों के सामने डटे हुए हैं, लेकिन ये चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। कहीं पानी से निकलकर सुरक्षित जगह पर जाने की होड़ है, तो कहीं मगरमच्छ से बचने की। वडोदरा में बारिश मगरमच्छों को लेकर आई है और वहां लोगों के लिए ये भी किसी मुसीबत से कम नहीं। विश्वामित्र नदी में रहने वाले मगरमच्छ नदी के पानी के साथ शहर में चले आए। एक बच्चे मगरमच्छ ने तो एक डॉग को अपना निवाला बनाने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। एक दूसरे मगरमच्छ को देखते ही अफरा तफरी मच गई। बस्ती में आराम से तैरते इस मगरमच्छ को कपड़े में बांध दिया गया, लेकिन उसे बाहर निकालना कठिन काम साबित हुआ। खैर, रेस्क्यू टीम किसी तरह उसे खींचकर मकान के अंदर ले गई। उसे रस्सी से बांधकर उसके मुंह पर टेप लगाया गया ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। इस मगरमच्छ को सावधानी से अधिकारियों के हवाले कर दिया गया, लेकिन इलाके में मगरमच्छ होने की खबर से लोगों में डर बना रहा। और इससे परेशान वडोदरा की एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। ये वीडियो प्लेन से बनाया गया है, जिसमें साफ दिखा कि बारिश के बाद वडोदरा एयरपोर्ट पर पानी भर गया। एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में भी चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। हालांकि शहर में गाड़ियों की आवाजाही दिखी, लेकिन वहां ज्यादातर इलाकों में पानी भरा हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली के मामले में दिल्ली वालों को एक और बड़ी सौगात दी है।
दिल्ली में अब 200 यूनिट बिजली तक की खपत करने पर कोई बिल नहीं देना होगा। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को अभी तक 622 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब ये बिजली मुफ्त हो गई है। 201 से 401 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर सरकार पहले की तरह 50% सब्सिडी देती रहेगी। दिल्ली सरकार का यह फैसला आज से ही लागू कर दिया गया है। इससे पहले बुधवार को केजरीवाल सरकार ने बिजली की फिक्स दरों में भी कटौती का ऐलान किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने फैसले का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा कि देश भर में बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि दिल्ली में इसे कम किया गया है। केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में 24 घंटे बिजली रहती है। अगर बिजली कंपनियों की फाइनेंशियल हालत इतनी इंप्रूव हुई, एक तरफ अगर रेवेन्यू इतना बढ़ गया, एक तरफ इतने ट्रांसफार्मर लग गए, आपको 24 घंटे बिजली मिल गई, तो ये फ्री इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने ईमानदार सरकार को वोट दिया था। जितने हमारे देश के नेता हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े, जितने हमारे देश के बड़े बड़े अफसर हैं, उनकी बिजली फ्री है, उसको कोई फ्री भी नहीं कहता। वहीं मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार के इस ऐलान का स्वागत करते हुए दावा किया कि ऐसा बीजेपी के प्रयासों की वजह से किया गया है। देखिए, तो यही अरविंद केजरीवाल ने कहे थे ना कि बिजली हाफ, कोई भी बिजली प्रयोग करेगा दिल्ली में तो उसका हाफ रेट देना पड़ेगा। बीच में इनके इतनी शर्तें आ गए कि दिल्ली की जनता त्राही त्राही करने लगी, और फिक्स चार्ज के ऊपर तो ऐसा रुलाया कि लगभग 7,000 से 9,000 करोड़ रुपया इन्होंने लूट लिया दिल्ली की जनता का। अब जब दोबारा चुनाव आया है तो फिर उन्होंने, जो हम लोग पूरा रिफंड करने की बात कर रहे थे और फिक्स चार्ज खत्म करने की बात कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा राहत दिया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। ये तो हम लोगों के संघर्षों की जीत है। संसद सत्र के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो सकती है। खबर है कि संसद सत्र के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी के अगले अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाएगा। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी स्टेज पर ही बेहोश हो गए। जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घाटी की स्थितियों के बारे में पीएम मोदी को अवगत कराया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर गोरखपुर में भी डॉक्टरों ने एनएमसी बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में 4 युवकों ने एक लड़की का गैंगरेप करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या की कोशिश की, जिसके बाद पीड़ित लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में बुधवार से लापता 9वीं क्लास के छात्र का जंगल में शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस मामले में पुलिस कुछ लड़कों को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। कल शाम को मंदिर में गांव में भंडारा था, वहीं गया था तो वहां से आज इसकी डेड बॉडी ज्वार के खेत में मिली है गांव से। इसके साथ के लड़कों को कुछ उठाया गया जो सस्पेक्टेड है। आगे तफ्तीश चल रही है, बहुत जल्दी मुलजिमों तक पहुंच जाएगा। मुकदमे लिखा। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि 3 कांवड़िए घायल हो गए। मध्य प्रदेश के रायसेन में जहरीला खाना खाने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्ची और उसकी मां की हालत गंभीर है। यहाँ से हमने अपने विवेचक भेजा है जानकारी के लिए। इसकी जांच हमने प्रारंभ कर दी है, घटना स्थल सील कर दिया है। जांच के बाद जो भी स्थिति जो साक्ष्य होंगे हम उसमें समझ। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाश हथियार के बल पर गैस एजेंसी के वेंडर से 35,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश के हरदा में एक कार गैरेज में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद 4 गाड़ियां जलकर राख हो गईं। और अब उन्नाव मामले से जुड़ी खबर। शक्ति, तुम अकेली नहीं। भारत में किसी दुष्कर्म पीड़िता के लिए इंसाफ की जंग आसान नहीं। उन्नाव मामला इसका ज्वलंत उदाहरण। उन्नाव पीड़िता इंसाफ के लिए जिस जांबाजी से जूझ रही है, उसे इंडिया न्यूज सलाम करता है। ये मिसाल है हिंदुस्तानी बेटियों की शक्ति की। इसलिए हमने अब से उन्नाव पीड़िता को नया नाम शक्ति दिया है। शक्ति अकेली नहीं है, पूरा देश उसके साथ है।
उन्नाव गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरती है। आज इस मामले की 3 बार सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई, जिसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने बड़ा फैसला देते हुए उन्नाव गैंगरेप मामले से जुड़े सभी 5 केसों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। साथ ही दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट को 45 दिनों के अंदर ट्रायल पूरा करने का आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को 24 घंटे में 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला भी सुनाया और सभी पीड़ितों की सुरक्षा में सीआरपीएफ जवानों को लगाने के निर्देश भी जारी किए। साथ ही रायबरेली में हुए एक्सीडेंट की जांच को 7 दिन में पूरा करने का फरमान सुनाया है। चीफ जस्टिस ने वकीलों से कहा कि अगर परिवार चाहता है कि पीड़िता को दिल्ली शिफ्ट किया जाए तो उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि पीड़िता के चाचा जेल में क्यों हैं। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार से पीड़िता के चाचा के मामले में रिपोर्ट भी तलब की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या पिता की मौत पुलिस की कस्टडी में हुई है। सीजीआई ने उनकी गिरफ्तारी, पिटाई और मौत के बीच का अंतर भी पूछा है। इससे पहले उन्नाव केस की पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी गई, जिसमें डॉक्टरों ने दावा किया कि लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज की सभी सुविधाएं हैं। हालांकि उन्नाव रेप पीड़ित और उनके वकील का इलाज कर रहे केजीएमयू हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने दोनों की हालत स्थिर होने और दोनों के वेंटिलेटर पर होने की जानकारी दी। इस बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पीड़िता से एक बार फिर मिलने पहुंची और दावा किया कि लड़की की हालत अभी भी नाजुक है। साथ ही वकील की हालत भी गंभीर है। मुझे तो जो डॉक्टर्स ने बताया है वो यही है कि लड़की बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, अभी भी वेंटिलेटर पे है और यही बात मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में भी सामने रखी गई है। मैं तो यही चाहूंगी कि लड़की जल्दी से जल्दी वेंटिलेटर से हटे और लड़की बिल्कुल अच्छी होकर हमारे बीच में सामने आए। हालांकि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने पीड़िता से मिलने के बाद दावा किया कि कल से पीड़िता और वकील वेंटिलेटर पर नहीं है। पीड़िता की हालत में पहले से सुधार है। वेंटिलेटर में भी नहीं है। ठीक है, तो कल दोपहर से नहीं है, कल 2 बजे से। हाँ, तो अभी तक डिटोरेशन नहीं है, इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, डिटोरेशन नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने बताया है। यूपी और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्षों के दावे भले ही अलग अलग हों, लेकिन लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल में भर्ती पीड़िता पर डॉक्टर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और इलाज की हर संभव कोशिश की जा रही है। इस बीच उन्नाव रेप कांड के मुख्य आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी से निकालने की खबर आई। इस मामले में सेंगर के गिरने के बाद पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। विपक्ष के विरोध के बीच गैंगरेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर का मामला बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। ऐसे में पार्टी से सेंगर को निकालने का फैसला लिया गया। कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से हटा दिया गया, निष्कासित कर दिया। रीटा जी हमारे साथ। हटाने के बाद लगातार अपोजिशन कह रहा है कि बहुत देर से कार्रवाई की गई है। देखिए, उनको तो हम लोगों ने पार्टी से बहुत पहले ही एकदम किनारे कर दिया था। कोई मतलब उनका नहीं था, कोई किसी प्रकार का सहयोग समर्थन सरकार या दल के ओर से उनको नहीं था और ना होगा। जितने लोग उनके इर्द गिर्द थे सबको घेरे में लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, कार्रवाइयां हुई हैं, पुलिस कर्मियों पे भी कार्रवाई हुई है, वो जेल में बंद हैं। दरअसल विपक्षी दलों का आरोप है कि इस पूरे मामले में विधायक कुलदीप सेंगर को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से पीड़ित के केस को दबाया जा रहा है। कांड के आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को बीजेपी ने पार्टी से निकाला। देखिए, निकालना तो बहुत पहले था। अगर पहले एक्शन हो जाता तो आज इतने लोगों की मौत नहीं होती, आज इतने लोगों के साथ ये हादसे नहीं होते। आपने किया तो दिस इज व्हाट इंग्लिश में कहते हैं टू लिटिल टू लेट। आपने किया जरूर है और ये बहुत पहले करना था, मगर इसके जब पूरे परिवार खत्म हो गया, पूरी क्या रिश्तेदार तक सब खत्म हो गए, अब एक आध कोई फैमिली मेंबर रह गया है, अब आपको लगता है कि वो सफिशिएंट है और आपके एक्शन को वो जस्टिफाई करता है। इट डजंट जस्टिफाई। आपको लगता है कि ये दबाव में किया? नहीं, पूरा देश शॉक्ड है। आज जुडिशरी ने जिस तरह से इसका नोटिस दिया है, इट शोज कि पूरे देश का जो कॉन्शियंस है इस केस से शॉक्ड है। वहीं राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने एसपी और बीएसपी पर तंज कसा कि कुलदीप सेंगर भले ही बीजेपी से विधायक, लेकिन उनका डीएनए बीएसपी और एसपी का है। असल कार्रवाई उन लोगों पर करनी चाहिए जिन्होंने सेंगर को बीजेपी में शामिल करवाया। अमर सिंह जी, उसको हटा तो दिया गया कुलदीप जी को, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इतनी देर से क्यों कार्रवाई की गई? पहले तो बताइए, सेंगर है कहाँ, कौन, कहाँ से आया है और ये है कौन, कहाँ का है ये डॉन? ये बीजेपी में तो अभी आया है, अवसरवादी है। बीजेपी में जिन लोगों ने टिकट दिया उनको पकड़िए। वहीं उन्नाव मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर मोदी और सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि बीजेपी ने मान लिया कि उसने एक अपराधी का साथ दिया। अब बीजेपी ने अपनी गलती सुधारने के लिए कदम उठाया है। सेंगर और उसके साथियों की ओर से धमकियां झेल रही लड़की को अब न्याय मिल सकेगा।
इस बीच रायबरेली में हुए हादसे की शिकार उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की सुरक्षा में लगे 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। तीनों पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई की गई है, जिनमें एक पुरुष और 2 महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक रायबरेली में सड़क हादसे के समय ये सुरक्षाकर्मी परिवार के साथ नहीं थे। पीड़िता के सुरक्षा में 3 व्यक्ति लगे हुए थे, एक पुरुष का था और 2 लेडीज कांस्टेबल थी, जो घटना के दिन अनुपस्थित थी। इस संबंध में उनको निलंबित कर दिया है और उसकी जांच अभी जारी है। इस बीच इंडिया न्यूज को आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा एक एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लगा है, जिसमें सीतापुर जेल के बाहर एक शख्स सेंगर से मिलने की कोशिश करता दिखा, लेकिन पुलिस उस शख्स को भगा रही है। पुलिस ने उस शख्स से कहा कि यहां से निकल जाओ, मीडिया पीछे पड़ी है। अगर उनकी भलाई चाहिए। इसके अलावा एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें हादसे से पहले उस ट्रक की तस्वीर दिखी जिसकी नंबर प्लेट पर कालिख पुती थी और उसी ने पीड़िता की गाड़ी को टक्कर मारी थी। दरअसल उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के साथ हुए एक्सीडेंट की घटना पर हर किसी को शक है। यही कारण रहा कि इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिस पर सीबीआई ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। इसी फहरिस्त में सीबीआई ने लखनऊ में रायबरेली के गुरबख्शगंज थाने के इंस्पेक्टर से करीब 1 घंटे 40 मिनट तक पूछताछ की। इसके अलावा सीबीआई की टीम पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर भी पहुंची। साथ ही सीबीआई की टीम ने रायबरेली में एक्सीडेंट वाली जगह का मुआयना भी किया, जहां लोगों ने उन्हें जानकारी दी कि ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था, जिसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। पीड़िता की गाड़ी ने ट्रक की टक्कर से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। इस बीच सीतापुर जेल के बाहर का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें एक शख्स एक पुलिस वाले को उसके हाथ में कुछ पकड़ाता हुआ दिखाई दिया। कहा जा रहा है कि ये शख्स पुलिस वाले को रिश्वत दे रहा था ताकि वो जेल के अंदर बंद गैंगरेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से मुलाकात करवा दे। हालांकि दूसरे पुलिस वालों ने उसे सीतापुर जेल के बाहर से भगा दिया। उन्नाव कांड पर सियासी गलियारों में भी हंगामा तेज रहा। आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर लगातार हमला जारी रखा और वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोपी विधायक के पुतले के साथ प्रदर्शन किया। योगी तुम सर्व करो योगी तुम। कार्यकर्ताओं ने विधायक के पुतले को फांसी पर लटकाया और उसे चप्पलों से पीटा। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की सरकार और चीफ जस्टिस से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे निकम्मे विधायक को सीधे तौर पे फांसी दे दिया जाए। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़े हैं। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वहीं दिल्ली में भी आरोपी विधायक को लेकर सियासत गर्म रही। चारों तरफ से घिर के उनको लगा कि अब बचत नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। सियासी गलियारों में उन्नाव कांड की पीड़िता को लेकर चिंता है। मैं तो कहता हूं कि इसको अंत तक इसको ले जाना चाहिए, मीडिया को नहीं छोड़ना चाहिए। बस वास्तविकता क्या है, इसको सजा मिलनी चाहिए, किसके लिए केस चलनी चाहिए, ये सारी चीजें जब तक नहीं होगा, क्योंकि इसको उदाहरण बनाना है, जैसे हमने निर्भया में बनाया था, कानून को भी सख्त कराया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ही इज बीन एक्सपेल्ड। मे बी ही शुड हैव बीन डन मच अर्लियर, बट इट इज डन, व्हिच इज वेरी गुड। उन्नाव कांड के आरोपी पर बीजेपी ने सख्त रुख दिखाया है, लेकिन आसार है कि इस पर सियासत और तेज हो सकती है। इस बीच आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी से निकाले जाने की खबर पर विवाद हो गया। बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने दावा किया कि सेंगर को पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वो पहले भी निलंबित थे और आज भी हैं। हमारे नेता किसी को राजनीतिक कारणों से नहीं बचाते हैं, तो इनके ऊपर आरोप जो है वो संगीन आरोप है। इसलिए उन पर जो अंतिम कार्रवाई जो हो सकती है किसी को पार्टी से निकालने का, वो कार्रवाई किया है। उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। हम अपने ही एक मापदंड के आधार पर जो भी गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कुलदीप को निलंबित किया गया है, एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, कुलदीप जी को निलंबित कर दिया गया है। और बाकी ये महेंद्र पांडे जी के समय ही उनको निलंबित कर दिया गया है और निलंबित चल रहे हैं और सीबीआई जांच कर रही है। हालांकि इस बीच इंडिया न्यूज पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी से निकाल दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। आगे बढ़ते मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के समर्थक पुलिस से भिड़ गए। यूपी के मुरादाबाद में प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रिजवान और उनके समर्थकों की पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई।
गोरखपुर के भौवापार में सीएम योगी ने शिव मंदिर में दर्शन के बाद करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश के देवास में पैसों के लेन देन के आरोप में कुछ दबंगों ने एक युवक को मारपीट के बाद रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटा। इस बात को लेकर 307 और बंडोरा प्रखंड थाना सिमला में दर्ज किया गया है। आरोपी को तलाश में डेंगी और कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी सभी के सर्चिंग की गई है और कई सर्चिंग पार्टियां भेजी गई हैं। इस पे तत्काल विशेष आरोपी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और उसमें जल्दी सफलता मिलेगी ताकि सफलता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा में भाजी नदी के पुल पर निकलते समय 3 बाइक सवार तेज बहाव में बह गए, जिनमें एक युवक तैरकर बाहर निकल गया, जबकि 2 की तलाश की जा रही है। सीएम साहब के साथ यहाँ मौके पे आए हुए हैं। नदी के दोनों तरफ पूरा पुलिस बल लगा के सर्चिंग कर रहे हैं। चूंकि ये नदी आगे मोरा नदी में मिल जाती है, इसलिए बहाव और तेज हो जाता है। अब पानी जब थोड़ा कम होगा तभी पता लगेगा। बिहार के नालंदा में खोजागाची गांव के महादलित टोला में डायरिया फैलने से पिछले 5 दिनों में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग बीमार हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में बाइक सवार बेखौफ बदमाश चेकिंग कर रहे हेड कांस्टेबल को गोली मारकर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के खरगोन में सावन महीने में एक मंदिर के शिवलिंग और गणेश प्रतिमा पर लिपटा नाग चर्चा का विषय बन गया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अलकायदा का प्रमुख चुने गए ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन को मार दिया गया। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को तमिलनाडु पुलिस ने अवैध रूप से भारत में दाखिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया। और आग कान खोल के में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आजम पर रामपुर में क्यों हुआ घमासान करने में जुटे। लगभग 10,000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता रामपुर पहुंचे और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। हालांकि एसपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के रामपुर पहुंचने पर तनाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसे बंद करने की ऐसा दावा अब्दुल्ला आजम करते हुए पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स तैनात है। रामपुर में पहले से धारा 144 लगाई गई है। यही वजह है कि अब्दुल्ला आजम को हिरासत में लिया गया जब वो अपने घर से बाहर निकले। इस दौरान आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम ने योगी सरकार पर फर्जी मुकदमे लिखवाने का आरोप लगाया और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आजम खान पर कार्रवाई को नाइंसाफी करार दिया। पूरे वजह है कि अब्दुल्ला आजम को हिरासत में लिया गया जब वो अपने घर से बाहर निकले। इस दौरान आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम ने योगी सरकार पर फर्जी मुकदमे लिखवाने का आरोप लगाया और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आजम खान पर कार्रवाई को नाइंसाफी करार दिया। पूरे प्रदेश में जंगल राज है। पूरे प्रदेश में समाजवादी के लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसा रहे। शिक्षा के मंदिर को बर्बाद करने पर शिक्षा के मंदिर को बर्बाद कर रही है सरकार। इस बीच एसपी विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को हिरासत में लेने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का गुस्सा और बढ़ गया। दरअसल मंगलवार को रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस प्रशासन ने छापा मारा था। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कई ऐसी किताबें भी मिली जिनके बारे में पुलिस का दावा है कि वो रामपुर के ऐतिहासिक मदरसा आलिया से चोरी की गई थी। किताबें बरामद होने के बाद बुधवार को जांच में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हिरासत में लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन गुरुवार को अब्दुल्ला आजम अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर गए, जिसके बाद पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में अब्दुल्ला और उनके कई समर्थकों को हिरासत में लिया। बात करने दो अखबार वालों को। पुलिस कह रही है अपनी गाड़ी में रख के लेकर गए थे पुलिस वाले। मीडिया बाहर था, लोग बाहर थे, स्टाफ बाहर था। आरोप है मेरा, आप खुद भी ले जाकर रख दीजिए, कौन रोकने वाला है। इस बीच आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी में मदरसे से चोरी की गई किताबें रखने के आरोपों को खारिज किया। इसके उलट उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाया कि जौहर यूनिवर्सिटी में छापे के दौरान ट्रकों में लादकर बेशकीमती किताबों और पांडुलिपियों को जबरन ले जाया गया। बलात्कारियों को बचाने वाले बेटी बचाएंगे, ये हमें बताएंगे। हम जो बेटियों को पढ़ाते हैं ये हमारी यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे, हमारे स्कूल गिराएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी का दरवाजा गिराएंगे, हमारा यतीम खाना गिराएंगे, बस इसलिए कि हम कमजोर हैं। हालांकि बीजेपी ने आजम खान पर पलटवार किया
और आजम पर पुलिस की कार्रवाई को जायज करार दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खां और उनके जो पुत्र हैं, जो वहां से स्थानीय विधायक हैं श्रीमान अखिलेश यादव जी, जो मनगढ़ंत आरोप सरकार पर लगा रहे हैं वो बिल्कुल तथ्यों से परे हैं। सरकार की आलोचना करना, सरकार को धमकाना, ये अब उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। आपको बता दें कि जिस जौहर यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी के आरोपों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, आजम खान उसके चांसलर हैं, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम उसके सीईओ हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक पुलिस वाला एक पर्यटक के लिए हनुमान साबित हुआ, क्योंकि हनुमान शिंदे नाम के इस कांस्टेबल ने अपनी जान पर खेलकर पर्यटक को खाई में गिरने से रोका और उसकी जान बचा ली। और ये खतरनाक हादसा पुणे के लोनावला में मौजूद मशहूर टाइगर हिल पॉइंट पर हुआ, जहां पर्यटक का पैर फिसलने से वो ऊंची पहाड़ी के मुहाने पर फंस गया। इस दौरान वहीं पर तैनात कांस्टेबल हनुमान शिंदे को जैसे ही मामले की जानकारी मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंचा और पहाड़ी के मुहाने पर जाकर पर्यटक को बचाने की कोशिश करने लगा। कांस्टेबल ने पर्यटक की तरफ एक रस्सी फेंकी ताकि वो इस रस्सी को पकड़कर ऊपर आ सके। बहादुर पुलिस वाले की इस कोशिश को देखकर बाकी के पुलिस वाले और सैलानियों ने भी उसकी मदद की। कांस्टेबल पहाड़ी के किनारे खड़ा था और वहां घने बादल होने की वजह से विजिबिलिटी कम थी, लेकिन हनुमान शिंदे और बाकी लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने रस्सी के सहारे मानव श्रृंखला बनाकर रस्सी को खींचना शुरू किया। जिस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त वहां काफी तेज हवाएं थी, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में सब एकजुट होकर मौत के मुंह में घिरे पर्यटक को बाहर खींचने में लगे रहे और थोड़ी ही देर में पर्यटक दिखाई देने लगा। हालांकि बारिश की वजह से टाइगर हिल पर काफी फिसलन थी, लेकिन कांस्टेबल हनुमान शिंदे ने हनुमान बनकर पर्यटक को हाथ दिया और फिर खुद वहीं पहाड़ी के मुहाने पर खड़ा होकर उसे आगे की ओर भेजा। पर्यटक इतनी देर की जद्दोजहद के बीच काफी थक चुका था, लेकिन बाकी के पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ा और ऊपर खींच लिया। उसके बाद कांस्टेबल हनुमान शिंदे भी रस्सी के सहारे ऊपर आए और तब जाकर सबकी जान में जान आई। ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा के साथ राज्यसभा से भी पास हो गया। राष्ट्रपति ने भी इस पर मुहर लगा दी। बावजूद इसके ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी इस कानून को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। धर्म पर, मजहब इस्लाम पर इस्लाम अटक है, तो हमें बहुत तकलीफ है। मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इंसाफ नहीं है। दो बार के ये तलाक का कानून बनने के बाद मियाँ शौहर अगर चले जाएंगे जेल, तो उनकी बीवी को औलाद को कहेंगे, उनमें जोड़ पैदा होगा या तोड़ पैदा होगा, इंसाफ पैदा होगा या नाइंसाफी पैदा होगा। ये तीसरा मसला यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिया है, ये उस पर अटक है। अब कानून क्या होगा नहीं होगा बात की बात, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करेंगे वो इसको सोचे और इस भावना को अपने दिल में दे। एक हक को अपना भारी अक्सरियत पर रोन देंगे, खत्म कर देंगे, ये बहुत अन्याय की बात है, जुल्म की बात है। कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट में जीत के बाद भारत को एक और कामयाबी मिली है। पाकिस्तान अपनी जेलों में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को काउंसुलर एक्सेस देने को तैयार हो गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को ये मदद मुहैया करवाएगा। पाकिस्तान के रवैये में ताजा बदलाव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद आया है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील की थी। इंटरनेशनल कोर्ट ने अपने फैसले में कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाते हुए उसे काउंसलर एक्सेस देने का आदेश दिया था। आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करने और राजनयिक पहुंच देने का आदेश दिया था। कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मिलना भारत के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान लगातार कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच देने से इनकार करता रहा है। देखिए, ऐसा है कि एक तो मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे पास प्रपोजल आया है उसको हम अभी इवैल्यूएट कर रहे हैं, उस प्रपोजल को, और इवैल्यूएट कर रहे हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट था उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें जो होगा हम पाकिस्तान के साथ जो राजनयिक चैनल है उसके थ्रू हम उनको इसका जवाब देंगे। जैसा मैंने कहा कि हमारा जवाब जाएगा और हम जो इवैल्यूएट कर रहे हैं उनके प्रपोजल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के गाइडलाइंस के तहत कर रहे हैं और हमें देखना होगा कि हमारा जवाब क्या होगा। इससे आगे मैं इस मामले पर इस फोरम से मैं नहीं बताना चाहूंगा। जो भी हमारा रिप्लाई होगा, रिस्पॉन्स होगा पाकिस्तान को, वो हम डिप्लोमेटिक चैनल से देंगे।
कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान शुक्रवार को काउंसलर मदद मुहैया करवाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद पाकिस्तान की सरकार कुलभूषण जाधव को शुक्रवार को काउंसलर मदद मुहैया करवाएगी। अमृतसर में गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व को मनाने के लिए ननकाना साहिब से अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन की शुरुआत हुई। नोएडा के फेज 2 में एक प्रॉपर्टी डीलर को मारने आए बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को चाकू से धमकाने के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने जमकर पीटा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पिछले 1 महीने से घर से गायब प्रेमी जोड़े ने एक धर्मशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश के श्योपुर में टायर फटने से एक पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के बांदा में एक तेज रफ्तार रोडवेज बस की चपेट में एक कार के आने से कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन के विवेकानंद कॉलोनी में पर्स में रखे एक मोबाइल में ब्लास्ट होने से नकदी और दस्तावेज जल गए। बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा और उनके पति साहिल सांघा ने अपनी शादी के 5 साल बाद एक दूसरे से अलग होने के फैसले का ऐलान कर दिया। अभिनेता संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त ने एक पोस्ट के जरिए बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के निधन से उबरने की कोशिश कर रही है। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म मिशन मंगल का एक प्रोमो ट्वीट कर महिलाओं के सम्मान में बात कही। मंगलसूत्र गले में है और मंगल पे है नजर गई, भारत की बेटी की उड़ान, कल सारा जग दोहराएगा, ये सिंदूर दूर तक जाएगा। है आंखों में ब्रह्मांड बसा, काजल से है इतिहास रचा, ये नया नया सा स्वाभिमान एक नई सुबह ले आएगा। टीम इंडिया के मुख्य कोच पद के लिए आवेदन मिलने के बीच खबर है कि मौजूदा कोच रवि शास्त्री को 2 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। भारतीय शटलर साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में अपने अपने मुकाबले हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अनुष्का शर्मा की फिल्म जीरो के बाद कोई फिल्म नहीं आई और वो फिलहाल अपने पति विराट कोहली के साथ मियामी में समय बिता रही हैं, जिसकी तस्वीरें वायरल हो गई। मध्य प्रदेश के दमोह में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कलेक्टर ने एक नई तकनीक ईजाद की। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को वीडियो कॉल के जरिए शिक्षकों और बच्चों का हालचाल लेने का निर्देश दिया है। कहाँ पर हो? ताकि शिक्षा के स्तर को सुधारने के साथ जिले में स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों पर नकेल कसी जा सके। यही नहीं, सभी शिक्षकों के एंड्रॉइड फोन रिचार्ज के लिए 500 रुपए का रिचार्ज भी करवाया जा रहा है, ताकि कोई टीचर बैलेंस या डेटा खत्म होने का बहाना नहीं बना सके। डीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग के अधिकारी हर दिन अलग अलग शिक्षकों को वीडियो कॉल कर शिक्षकों के साथ बच्चों की उपस्थिति का सही पता लगा रहे हैं। हाँ, कहाँ पर हो? हाँ, कितने टीचर हैं आज? अभी आप अकेली हो? कितने बच्चे आए हैं? बता रहे थे 8 बच्चे हैं सर। 8 बच्चे हैं। शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर दिखाओ जरा, मोबाइल ले जाओ वहाँ। शिक्षक उपस्थिति? हाँ। हाई स्कूल ले जाना पड़ेगा फोन। हैं? अच्छा, हाई स्कूल में रखा रजिस्टर, ले जाओ, वहाँ भी ले जाओ, रजिस्टर दिखाओ आप। हाँ हाँ, बोलना जिला से वीडियो कॉलिंग हो रही है। दमोह के कलेक्टर तरुण राठी ने भले ही शिक्षा विभाग को वीडियो कॉलिंग के फंडे को सख्ती से अपनाने को कहा है, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल की दलील है कि कई जगह मोबाइल नेटवर्क की समस्या आती है। ऐसे में फोन के जरिए भी शिक्षकों की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। कि यदि मॉनिटरिंग करी भी जा रही है तो आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। अदरवाइज जैसे आप बोल रहे हैं कि कई जगह ये होता है कि नेटवर्क नहीं मिलता है, यदि आपको वीडियो कॉलिंग नहीं भी जा पा रही है तो आप सिंपल कॉल के जरिए टीचर से बात करके और बच्चों से भी आप उपस्थिति जान सकते हैं। हालांकि खबरों के मुताबिक वीडियो कॉलिंग से स्कूलों की मॉनिटरिंग शुरू होने से जिले की शिक्षा में सुधार होना शुरू हो गया है, जिससे बच्चों में भी पढ़ाई को लेकर नई उम्मीद जगनी शुरू हो गई है। अमेरिका के टेक्सास में एक्सॉन मोबिल रिफाइनरी में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। रिफाइनरी से निकलती आग की लपटें और धुएं का गुबार पूरे आसमान पर छा गया। रिफाइनरी के आसपास के इलाकों में भी धुआं फैलता जा रहा था। रह रहकर रिफाइनरी में धमाके भी हो रहे थे। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की दर्जनों गाड़ियां चारों तरफ से पानी की बौछार कर रही थी, लेकिन आग ने रिफाइनरी को पूरी तरह से अपनी चपेट में लिया हुआ था।
ऊपर से तेज हवाओं के झोंके से आग तेजी से फैलती जा रही थी, जिसकी वजह से आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। गनीमत रही कि समय रहते रिफाइनरी में काम करने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। एहतियातन रिफाइनरी के आसपास का इलाका पूरी तरह से खाली करवा लिया गया। लोकसभा से पास एनएमसी बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अपील पर एनएमसी बिल के विरोध में देश भर के लाखों रेजिडेंट डॉक्टर गुरुवार को हड़ताल पर रहे। तस्वीरें दिल्ली के एम्स की हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एनएमसी बिल के विरोध में मोर्चा खोल दिया और हाथों में तख्तियां लिए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। डॉक्टरों का साफ कहना था कि होम्योपैथ और आयुर्वेद के डॉक्टर भी शॉर्ट टर्म कोर्स के जरिए खुद को उनके बराबर समझ लेंगे, जो कि गलत है। तो हम लोग का एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता था, उनको भी सब मतलब एक ही साल में एक वाला एग्जाम नेक्स्ट के साथ क्लब किया जाएगा, तो स्टैंडर्ड जरूर गिरेगा मेडिकल एजुकेशन का। बिसाइड्स और ये जो एनएमसी बिल है, एनएमसी बिल में एनएमसी का जो बोर्ड है, इसको एनएमसी बोर्ड के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल सफदरजंग का दिखा। यहाँ भी रेजिडेंट डॉक्टर एनएमसी बिल के विरोध में सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। एक तरफ सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर एनएमसी का विरोध कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ओपीडी बंद होने से दर्जनों मरीजों के परिजन भी सड़कों पर उतर आए और इलाज न होने तक नहीं हटने की धमकी दी, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। आप जैसे कि आप देख सकते हैं, लोगों ने यहाँ सड़कें बंद कर रखी है, वो सड़कों पे बैठ चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे साथ आए हुए पेशेंट्स का यहाँ पे इलाज नहीं होता। कि एक बार इनसे बात कर लेते हैं। सर आप बताएं क्या दिक्कत है फेस? सर देखो, मैं आपको बताता हूँ, इस लड़की देखो हाल क्या। मेरे को आज की डेट दी थी एमआरआई की, लेकिन डेट क्यों दी? जब आपने हड़ताल करनी थी। मेरा लड़का यहाँ पर शुक्रवार से भर्ती है 27 तारीख से, अभी तक उसकी क्या छुट्टी क्या, उसको ऐसे छोड़ दिया, कोई दवाई कुछ नहीं दी उसको। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सरकार के इस बिल को पूरी तरह से नाकाम बताया और आशंका जताई कि इस बिल के पास हो जाने से डॉक्टरों को हर मोर्चे पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये है कि जो नेक्स्ट एग्जाम करने जा रहे हैं, इट इज जस्ट अ केओस, दे डोंट हैव एनी विजनरी आइडिया। इसमें कुछ नहीं पता इनको कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बस जस्ट एक थॉट है कि हम लोग ऐसा करेंगे, बट कोई आइडिया नहीं है कि इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। इसमें जो लोग कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, उनका क्या होगा, कब से किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कोई आइडिया नहीं है एंड इट इज कंप्लीट फेलियर। हालांकि हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को पूरी तरह से बहाल रखा गया, लेकिन बाकी दूसरे मरीज और उनके तीमारदार इलाज के लिए इधर उधर भटकते दिखे। एनएमसी बिल का विरोध दिल्ली के अलावा कोलकाता, केरल और हैदराबाद तक भी जा पहुंचा। केरल के त्रिवेंद्रम में बड़ी तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर राजभवन के सामने इकट्ठा हुए और बिल के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। रेजिडेंट डॉक्टर सरकार से बिल वापस लेने की मांग पर अड़े हुए थे। तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर राजभवन के सामने इकट्ठा हुए और बिल के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। रेजिडेंट डॉक्टर सरकार से बिल वापस लेने की मांग पर अड़े हुए थे। प्रदर्शन के दौरान इनका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया और गुस्साए डॉक्टर्स ने एनएमसी के विरोध में अपने साथ लाए पोस्टर और बैनर एक एक कर जलाने शुरू कर दिए। कमोबेश ऐसा ही नजारा पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज में दिखा, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपने तीखे और तल्ख तेवर के जरिए सरकार से एनएमसी बिल वापस लेने की चेतावनी दी। एक तरफ डॉक्टर हड़ताल पर थे तो दूसरी तरफ मरीज और उनके तीमारदार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे थे। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि करें तो आखिर क्या करें। अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से पूरा कामकाज ठप पड़ा हुआ था। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज भी हड़ताल की वजह से बदहाल नजर आया। यहाँ भी रेजिडेंट डॉक्टर एनएमसी बिल के विरोध में बीच सड़क पर उतर आए और नारेबाजी शुरू कर दी। पोस्टरों के जरिए डॉक्टर एनएमसी बिल को डॉक्टरों के खिलाफ बिल बता रहे थे। डॉक्टरों के बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद था। हालांकि डॉक्टर बगैर किसी अशांति के अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के हंगामे के बीच बड़ी वजह ये भी है कि इस बिल के पारित होने के बाद एमसीआई यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म हो जाएगी और उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन लेगा। भारत में अब तक मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल संस्थानों और डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित काम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। इस बिल के पारित होने के बाद पूरे देश में मेडिकल संबंधित सभी नीतियों को बनाना इस कमीशन के हाथ में होगा। दोनों की तुलना अगर हम करें तो एमसीआई में सदस्यों की संख्या 100 है, तो वहीं एनएमसी में कुल 25 सदस्य होंगे। एमसीआई पहले ही पूरी तरह से प्रभाव में है, जबकि एनएमसी बिल के प्रभाव में आने में अभी 3 साल लग जाएंगे। एमसीआई का कार्यकाल 5 सालों का होता है।
जबकि एनएमसी का कार्यकाल 4 साल, जबकि पार्ट टाइम मेंबर का कार्यकाल 2 साल रखा गया है। एमसीआई में 70% चुनाव प्रक्रिया के तहत होती है, जबकि एनएमसी में बहुमत से चुने गए सदस्य ही आ पाएंगे। कार्यकाल का पूरा होने के बाद भी एमसीआई से जुड़े अधिकारी दोबारा नॉमिनेट किए जा सकते हैं, जबकि एनएमसी में केंद्र सरकार के जरिए ही नॉमिनेशन किया जाएगा। हर साल एमसीआई के 100 से सदस्यों में से 15 सदस्य रिटायर होंगे, जबकि एनएमसी के 25 मेंबर्स में से 13 सदस्यों का रिटायरमेंट तय है। एमसीआई के सदस्यों के लिए साल में एक बार मीटिंग जरूरी होती है, जबकि एनएमसी के सदस्यों के लिए 3 महीने में एक बार मीटिंग जरूरी रखी गई। 28 सितंबर को पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे। अयोध्या विवाद मामले में गठित मध्यस्थता समिति ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त को सुनवाई होगी। झारखंड के जमशेदपुर में एक 3 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या करने के खौफनाक मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के गोंडा में ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में वकीलों ने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। मथुरा के कोसीकला थाना इलाके की कॉलोनी में रहने वाली एक मुस्लिम महिला को थाने में 3 तलाक दिए जाने का मामला सामने आया। वाराणसी के पिशाच मोचन कुंड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्नाव में बलात्कार पीड़ित के परिवार के मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन किया। बिहार के हाजीपुर में कुछ बदमाशों ने एक शख्स की हत्या के गवाह उसके 2 बेटों की गोली मारकर हत्या कर दी। गाजियाबाद में 27 जुलाई को एक व्यापारी के घर चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 58 लाख रुपए की ज्वेलरी और 50 लाख की नकदी बरामद की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में मादक पदार्थ समेत 30 लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रशासन की लापरवाही से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर छोटी रेल लाइन का पुल पार करते दिखे। ये अभी संज्ञान में आया है कि ये रेल का पुल है और ये जो है बीच में से क्षतिग्रस्त हो गया है और बहुत डेंजरस तरीके से जो है 2 व्हीलर वगैरह लेके लोग निकल रहे हैं। इसको तत्काल प्रभाव से जो है आदेश जारी किया जाएगा कि उस पुल पे अभी आवागमन ना किया जाए। शेयर बाजार गुरुवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 462 अंकों की गिरावट के साथ 37,018 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 105 अंक टूटकर 11,000 के नीचे 10,980 पर बंद हुआ। मध्य प्रदेश में खाद्य विभाग मिलावटी खाद्य सामग्री पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग की टीम ने मुरैना में मिलावट का गोरख धंधा चला रहे माफिया पर शिकंजा कसा, क्योंकि जांच टीम को शिकायत मिली थी कि मुरैना में मिलावटखोर नकली दूध, पनीर और घी बनाकर बाजार में सप्लाई कर रहे हैं। खाद्य विभाग की टीम उस फैक्ट्री में पहुंची तो भारी मात्रा में सिंथेटिक दूध, मिलावटी मावा, पनीर, तेल और मिलावटी आटा बरामद हुआ। तस्वीरों में साफ दिखा कि मुरैना के सिर्फ एक कारखाने में मिलावटखोरी का कितना बड़ा कारोबार चल रहा था। कंटेनर के कंटेनर और बोरियां ही बोरियां मिलावटी सामानों से भरी हुई थी। इन सभी को खाद्य विभाग और जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया और गोरखधंधा करने वाले आरोपियों पर नकेल कसते हुए सिंथेटिक दूध को तुरंत नष्ट कर दिया गया। जबकि बोरियों को खोलकर उनसे सैंपल निकाले गए तो कंटेनर में भरे तेल का सैंपल भी लिया। साथ ही ऐसे कारोबार करने वाले कारोबारियों पर खाद्य विभाग ने भारी जुर्माना लगाया। कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग यूनिट्स हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का, क्या वो अगर वो गलत तरीके से केमिकल्स यूज करके अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके सैंपल्स ले रहे हैं, उनके लाइसेंसेस कैंसिल कर रहे हैं, उन पे पेनल्टी कर रहे हैं। कल भी जो है 4.5 लाख की पेनल्टी की गई है। प्रशासन के मुताबिक वो जिन कारखानों को सील कर रहे हैं, अगर वहां से पहले भी शिकायत आई है तो ऐसे मालिकों के खिलाफ NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स पाए जाते हैं कि एक पे जो एक से अधिक बार सैम्पलिंग में इनके जो है सबस्टैंडर्ड या अडल्टरेटेड सैंपल्स टेस्ट में निकल के आते हैं तो इनके खिलाफ NSA भी की जाएगी। मुरैना में प्रशासन की नाक के नीचे बेखौफ होकर चलाई जा रही मिलावट की इस फैक्ट्री के अंदर का नजारा देखकर जांच टीम भी हैरान रह गई। और अब चलते चलते आज का गीत।